हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि क्लास 5 में आज CSIR नेट लाइफ साइंस की अपलोड करूंगी। तो यही वो वीडियो है। इसके अंदर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आज पढ़ेंगे। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करूंगी, गोल्जी एपरेटस भी नेक्स्ट टाइम कराऊंगी। तो सिर्फ हम आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके टाइप्स, किस तरीके से ग्लाइकोसाइलेशन इसके अंदर होती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने जैसे आपको बताया, हम ईआर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट आप इसे बोल सकते हो। ईआर जैसे भी आपको दिखेगी, कुछ इस तरीके का नेटवर्क होता है। इसके अंदर क्या होता है, दो टाइप की होती है। एक जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होंगे, एक जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होंगे। तो अगर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं तो उसे हम बोल देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर नहीं है तो उसे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर का जो ये खाली स्पेस होता है, इसे हम ल्यूमेन बोलते हैं। तो ईआर ल्यूमेन आप इसे बोल सकते हो। दो टाइप मैंने आपको बताए। ये दोनों बिल्कुल सेपरेटेड नहीं होती, ये आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो आप इन्हें बोल सकते हो इंटर कनेक्टेड होती हैं, दोनों टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जरूर याद रखना। और जब भी आप इसको होमोजेनाइज करोगे, मतलब इसका होमोजेनाइजेशन करोगे, होमोजेनाइजेशन, तो होमोजेनाइजेशन के बाद आपको कुछ स्फेयर मिलते हैं। जैसे मैं यहाँ आपको बना के दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके के स्फेयर मिलेंगे मेम्ब्रेन के। अब उसमें से कुछ के ऊपर राइबोसोम अटैच होंगे, अगर वो स्फेयर RER के हैं। ठीक है, तो उन्हें बोल सकते हो आप रफ माइक्रोसोम। रफ माइक्रोसोम बोला जाता है इन्हें, रफ माइक्रोसोम। और अगर ये इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं है तो इसे स्मूथ माइक्रोसोम बोलते हैं। तो बेसिकली माइक्रोसोम टर्म होती है होमोजेनाइजेशन के बाद जो भी ये वेसिकल्स फॉर्म होते हैं उनके लिए। तो रफ एंड स्मूथ माइक्रोसोम ये आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये याद रखना है आपको। एंड ये माइक्रोसोम सिर्फ होमोजेनाइजेशन के बाद ही मिलते हैं, नॉर्मली आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। अब अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस की बात करें कि क्या क्या इसका काम होता है, तो आपको पता होगा कि प्रोटीन फॉर्मेशन में तो मदद करता ही है। तो प्रोटीन को बनाता है, यानी प्रोडक्शन। इसके अलावा मॉडिफिकेशन में भी मदद करता है, बट मॉडिफिकेशन सारी टाइप की यहाँ नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कि वेसिकल्स में वो प्रोटीन गोल्जी apparatus के पास भेजा जाता है जहाँ पे उसकी मॉडिफिकेशन होती है। तो बहुत कम मॉडिफिकेशंस, कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। ठीक है, प्रोटीन प्रोडक्शन मॉडिफिकेशन दोनों RER करेगी, क्योंकि प्रोटीन वहीं बन रहा है, राइबोसोम्स वहीं अटैच्ड हैं। दूसरा अगर हम देखें तो ये मॉडिफिकेशन जो भी होती है, इसमें अलग अलग टाइप की मॉडिफिकेशन होती है। जैसे कि हम बोलते हैं एक एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, ये मैं अभी डिस्कस करूंगी कि क्या होता है। तो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन वाली जो प्रोसेस है, उसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही मदद करती है, मॉडिफिकेशन है ये भी एक टाइप की। इसके अलावा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो हैं वो भी RER ही मदद करती है उनकी फॉर्मेशन में भी। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स लिख देते हैं। ठीक है, इसके अलावा लिपिड बायोसिंथेसिस, तो आप बोल सकते हो लिपिड्स की फॉर्मेशन भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से ही होती है। एंड ये जो भी लिपिड की प्रोडक्शन है, इसमें SER मदद करती है, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मदद करती है, रफ वाली नहीं करती। इसके अलावा कैल्शियम रेगुलेशन भी बोला जाता है। आपको पता होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में मदद करती है, तो कैल्शियम के अपटेक की वजह से ही वो होती है। तो वो सारी प्रोसेस जो है कैल्शियम रेगुलेशन की, उसमें भी SER ही मदद करती है, जिसे हम मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ठीक है। तो ये मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दिया कि क्या क्या RER करती है या SER करती है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ दूसरी प्रोसेसेस जो कि हमें डिस्कस करनी है। तो अभी हम सबसे पहले एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन ही पढ़ते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होती है। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। मैं लिख के नहीं, आपको डायग्रामेटिकली समझाती हूँ, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो एन लिंक्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि एस्पैरेजीन नाम का जो अमीनो एसिड होता है, एस्पैरेजीन, इसके ऊपर, इसके नाइट्रोजन पे आप बोल सकते हो, इसके नाइट्रोजन एटम के ऊपर शुगर अटैच होती है। नाइट्रोजन एटम के ऊपर शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होंगे, इसीलिए नाइट्रोजन है ना, तो एन लिंक्ड बोल देते हैं, क्योंकि एन के ऊपर जो भी प्रोटीन बनेगा, जैसे ये आपके पास है, मान लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये राइबोसोम है, इसने कुछ प्रोटीन बनाया, वो प्रोटीन अंदर आ गया। अब ये जो भी प्रोटीन है, इसके जो भी एस्पैरेजीन होगा, उसके नाइट्रोजन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स जो भी होंगे वो अटैच होंगे इस तरीके से, ठीक है। ऑलिगोसेकेराइड अटैच होती है, यानी सिंगल कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, मतलब सिंगल आपके पास शुगर नहीं होगी, ऑलिगोसेकेराइड है जिसकी अटैचमेंट होती है, ऑलिगो सेकेराइड, ठीक है। इसकी अटैचमेंट होगी टू दी न्यूली फॉर्म्ड या न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन, ठीक। अब इस पूरी चीज की प्रोडक्शन के लिए, मतलब ये ऑलिगोसेकेराइड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, तो आपके पास एक सब्सटेंस होता है जिसे डोलिकॉल बोला जाता है। इस डोलिकॉल के ऊपर पायरोफॉस्फेट ब्रिज की मदद से, जैसे ये पायरोफॉस्फेट ब्रिज है, इसकी मदद से यहाँ पे एन एसिटाइल ग्लूकोजमीन जुड़ा हुआ होता है। तो मैं इसे एन एसिटाइल ग्लूकोजमीन ऐसे लिख दे रही हूँ, NG, ठीक है। ये जुड़ा हुआ होता है, सिंगल मॉलिक्यूल नहीं होता, दो होते हैं, तो मैंने NG यहाँ दो लिख दिए हैं, ठीक है। इनके ऊपर फिर मैनोज जुड़ती है, मैनोज नाम की शुगर, M से डिनोट कर लेते हैं। इस तरीके से और भी मैनोज जुड़ेगी और आगे जाके इसके ऊपर और भी रेसिड्यूज शुगर के अटैच होते हैं। अब यहाँ पे जो चीज याद करने वाली है वो ये कि फर्स्ट शुगर कौन सी होती है अटैच, तो एन एसिटाइल ग्लूकोजमीन, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अटैच होती है। और ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, ये सारी ऑलिगोसेकेराइड की फॉर्मेशन जो हम बोल रहे हैं, ये किस साइड पे हो रही है, तो ये सारी होती है साइटोसोलिक साइड पे। साइटोसोलिक साइड का मतलब क्या है कि जैसे ये मान लो कि आपकी ER की मेम्ब्रेन है, ठीक। तो डोलिकॉल फॉस्फेट कहाँ होगा, यहाँ पे मेम्ब्रेन पे अटैच्ड है, ठीक है, ये D लिख देते हैं। इसके ऊपर वो शुगर मॉलिक्यूल्स जो भी हैं, एनेसिटाइल ग्लूकोजमीन, फिर मैनोज के मॉलिक्यूल्स, ये सारे अटैच होंगे, और उसके बाद इसके ऊपर ग्लूकोज भी अटैच होता है एंड में। तो इस तरीके से आपका ऑलिगोसेकेराइड बनता है, ठीक है। बट क्या होता है कि ये पूरी सिंथेसिस साइटोसोलिक साइड पे नहीं होती है, ठीक। साइटोसोलिक साइड पे किस चीज की अटैचमेंट होती है, कितने मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, साइटोसोलिक साइड पे सिर्फ दो एन एसिटाइल ग्लूकोजमीन जुड़ते हैं और 5 मैनोज जुड़ते हैं, बस ये जुड़ते हैं साइटोसोलिक साइड पे। उसके बाद ये पूरा जो भी ऑलिगोसेकेराइड है ये फ्लिप हो जाता है नीचे वाली साइड, फ्लिपेज की मदद से, ठीक है। फ्लिप हो जाएगा और इस साइड आ जाएगा इस तरीके से, ठीक। तो इस तरीके से आ जाएगा, दो एन एसिटाइल ग्लूकोजमीन के मॉलिक्यूल्स होंगे और 5 मैनोज होंगे इस तरीके से। जब ये पूरी चीज हो जाती है, उसके बाद इसके ऊपर और मैनोज जो है वो अटैच होता है, ठीक। तो 5 मैंने आपको बताए थे, इसके बाद 3 और मैनोज, 4 और मैनोज अटैच होते हैं, तो 4 मैनोज के मॉलिक्यूल्स और अटैच होते हैं, और फिर ग्लूकोज अटैच होता है, तो 3 ग्लूकोज बोला जाता है। 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स भी इसके ऊपर अटैच होंगे। तो इस तरीके से ये पूरा जो भी आपके पास ये डोलिकोल के ऊपर अटैच्ड ऑलिगोसेकेराइड है, ये सिंथेसाइज होता है, ठीक है। ये नंबर आप याद कर भी सकते हो, मर्जी है आपकी, बस आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हो रही है। तो 2 एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन, 5 मैनो साइटोसोलिक साइड पे, फिर फ्लिपेज की मदद से ऑलिगोसेकेराइड फ्लिप होगी और ER के ल्यूमेन वाली साइड पे आ जाएगी। और जब यहाँ पे आ गई तो 4 मैनोज जुड़ेंगे, 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे, ठीक।
जब ये यहाँ पे जुड़ गए तो उसके बाद जो भी प्रोटीन है, जैसे मान लो यहाँ पे वो प्रोटीन था, राइबोसोम की मदद से यहाँ पे बन गया, यहाँ पे वो एस्पैराजीन का एन है, तो इसके ऊपर ये पूरा ओलिगोसेकेराइड डॉलिकोल को छोड़ के, मतलब यहाँ से ये ब्रिज टूटता है और फिर ये सारा ओलिगोसेकेराइड जाके इस एन पे अटैच हो जाता है। ठीक है, मैं ऐसे बना रही हूँ, तो एन के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा। इसको करने में कौन मदद करता है इस पूरी अटैचमेंट में? तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है, उसे बोला जाता है ओलिगोसेकेराइल ट्रांसफरेज। ओलिगोसेकेराइड का ट्रांसफर करना है, इसीलिए ये नाम इसे दिया गया है, ओलिगोसेकेराइल ट्रांसफरेज। ठीक है, अब याद रखना, ग्लाइकोसाइलेशन कार्बोहाइड्रेट्स का अटैचमेंट टू अ प्रोटीन मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, एन लिंक्ड, ओ लिंक्ड। एन लिंक्ड वाला होता है जो ईआर में होता है, ओ लिंक्ड गोल्जी एपरेटस में होता है, वो ऑक्सीजन एटम पे होता है, ये नाइट्रोजन एटम पे होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस कैरी आउट होती है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ डायग्रामेटिकली समझाया कि इस तरीके से हो रही है। अब अगर हम बात करें इसका, जो भी ये ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा है, इसका फंक्शन क्या है, क्या ज़रूरत है ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को अटैच करने की, तो वो भी हम जान लेते हैं, उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। तो फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन क्या फंक्शन है इस पूरी प्रोसेस के? तो सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो ये कि जरूरी होता है ये फॉर करेक्ट फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन। माना जाता है कि प्रोटीन की करेक्ट फोल्डिंग ग्लाइकोसाइलेशन की वजह से ही हो पाती है। अगर ये ग्लाइकोसाइलेशन नहीं होगी तो करेक्ट फोल्डिंग भी प्रोटीन की नहीं हो पाएगी। दूसरा बोला जाता है स्टेबिलिटी, अगर फोल्डिंग ढंग से हुई तो प्रोटीन जो है वो स्टेबल भी होगा, उसे स्टेबिलिटी मिलेगी, तो उसके लिए भी ग्लाइकोसाइलेशन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ये भी बोला जाता है कि ये ग्लाइकोसाइलेशन बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन की प्रोडक्शन कर रहा है, तो ये सेल सेल एडहेशन में भी मदद करता है, तो सेल को दूसरे सेल से अटैच करने में, एडहेर करने में भी ये प्रोसेस जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और लास्ट बोला जाता है कि ये जो भी कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स अटैच हुए हैं ये एंटीजन की तरह भी बिहेव करते हैं, तो एंटीजेनिक भी होते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। ठीक है, अब ये प्रोटीन फोल्ड तो हो रहा है, जो मैंने आपको बताया कि प्रोटीन की फोल्डिंग के लिए ग्लाइकोसाइलेशन चाहिए, बट एक्चुअल में प्रोटीन फोल्डिंग कर कौन रहा है? मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो, शेपेरॉन्स के बारे में एक वीडियो है मेरी, तो प्रोटीन फोल्डिंग जो है वो किन की मदद से होती है? कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स की मदद से होती है, मतलब दूसरे प्रोटीन को फोल्ड करने के लिए कुछ प्रोटीन्स ही चाहिए होते हैं आपको, उन्हीं को शैपेरॉन्स बोलते हैं। तो शैपेरॉन प्रोटीन्स की ज़रूरत है, वही प्रॉपर फोल्डिंग में मदद करेंगे प्रोटीन की, और अगर मिस फोल्डेड कोई पर्टिकुलर प्रोटीन है तो उसको भी करेक्टली फोल्ड कर देते हैं। ये शैपेरॉन्स अलग अलग टाइप के होते हैं, हीट शॉक प्रोटीन्स भी बोलते हैं, एचएसपी मॉलिक्यूल्स बोला जाता है, 70 60 इस तरीके से होता है, इनकी फैमिली है। ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? तो ये शैपेरॉन्स ईआर के ल्यूमेन के अंदर होते हैं, जहां प्रोटीन बन के आएगा। कौन सी ईआर? आरईआर, क्योंकि रफ में ही प्रोटीन बनेंगे। ठीक है, तो आरईआर के ल्यूमेन के अंदर शैपेरॉन्स मिलेंगे, और कौन सा शैपेरॉन आपको सबसे कॉमनली मिलता है? उसका नाम होता है बिप, बीआईपी। बीआईपी नाम का जो प्रोटीन है, या ये जो शैपेरॉन है, यही प्रॉपर फोल्डिंग में मदद करता है। तो जो भी ट्रांसलोकेटेड प्रोटीन्स हैं, यानी ट्रांसलेशन के बाद जो भी ट्रांसलोकेट होके ईआर के ल्यूमेन में आए, उनको प्रॉपर फोल्ड करने पे बीआईपी मदद करता है। ठीक है, और बीआईपी के अलावा और भी हैं जो कि ज़रूरी होते हैं यहाँ, और हम मेनली क्या बोलते हैं कि जो भी बीआईपी है, ऐसा बोला जाता है कि अनफोल्डेड रखता है प्रोटीन को जब तक कि उनकी करेक्ट फोल्डिंग ना हुई हो। ठीक है, अनफोल्डेड स्टेट में ही रखेगा, और उसके अलावा कुछ और शैपेरॉन्स आते हैं, जैसे कि उनका नाम होता है कैलनेक्सिन, एंड इसके अलावा कैलरेटिक्यूलिन, कैलरेटिक्यूलिन। तो ये दो शैपेरॉन्स और आते हैं, और ये प्रॉपर फोल्डिंग में मदद करेंगे, तो इसके लिए ये दोनों की रिक्वायरमेंट भी एडिशनली होती है।
ठीक है। अगर ये सब नहीं होंगे तो प्रॉपर फोल्डिंग प्रोटीन की बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। और अगर एक पर्टिकुलर प्रोटीन फोल्डेड है, नहीं फोल्डेड, उसको पता लगाने के लिए एक एडिशनल एंजाइम भी होता है, उसे बोलते हैं ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज। तो ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज ये देखने में मदद करता है कि प्रोटीन फोल्ड भी हुआ ढंग से या नहीं हुआ, तो इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये पूरी साइकिल, यानी फोल्डिंग अनफोल्डिंग वाली साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग ना हो गई हो। तो गलत हुआ है फोल्ड तो वापस से उसे अनफोल्ड करो, फिर वापस से सही से उसे फोल्ड करने की कोशिश करो। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। नेक्स्ट चीज और वो है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनने की प्रोसेस। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आपको पता होगा कि प्रोटीन के अंदर बनते हैं। अब ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो होते हैं, इसमें एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना, वो ये कि ये कभी भी साइटोसॉल के अंदर नहीं बन सकते। साइटोसॉल के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स नहीं बन सकते क्योंकि ये रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट होता है साइटोसोल का। ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट की जरूरत होती है इसे। डाइसल्फाइड बॉन्ड बनने के लिए देयर इज अ रिक्वायर्ड ऑक्सीडेटिव, या आप बोल सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट। ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट चाहिए डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनने के लिए, रिड्यूसिंग नहीं चाहिए, इसीलिए साइटोसॉल में नहीं बन पाते क्योंकि वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट कौन देता है? RER का ल्यूमिन देता है। इसीलिए डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की फॉर्मेशन भी RER के ल्यूमिन के अंदर ही होती है। एंड विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? उसे बोलते हैं PDI। PDI का होता है प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज नाम। प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज। आइसोमरेज। तो ये एंजाइम चाहिए, अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो वो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगी। ठीक है। साइटोसॉलिक प्रोटीन याद रखना, RER पे बने हुए प्रोटीन यानी सिक्रीटरी प्रोटीन्स में ही डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। जो भी साइटोसॉलिक प्रोटीन्स हैं या ऑर्गेनलीज के प्रोटीन्स हैं जो राइबोसोम पे नहीं मतलब जो RER के राइबोसोम पे नहीं बने, फ्री राइबोसोम पे बने हैं, उन पे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स नहीं होता है। ये भी जरूर याद रखना। ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट सिर्फ RER का ल्यूमिन ही दे रहा है, बाकी सब नहीं दे पाते हैं। ठीक है। तो हमने प्रोटीन बनना, प्रोटीन की मॉडिफिकेशन, ये सारी चीजें डिस्कस करी हैं। अब नेक्स्ट आता है मेम्ब्रेन लिपिड कैसे बनते हैं। तो SCR की बारी आती है। लिपिड्स की सिंथेसिस कैसे होती है? तो आपको पता है कि लिपिड्स की सिंथेसिस SER में होती है। एंड यहाँ पे जो भी लिपिड्स बनते हैं वो मेनली मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं। यानी जो जो भी ऑर्गेनलीज हैं जिनकी मेम्ब्रेन में भी लिपिड्स की ज़रूरत है बनने में, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जी एपरेटस की मेम्ब्रेन, या दूसरे ऑर्गेनलीज की मेम्ब्रेन, तो वहाँ के लिए सारे मेम्ब्रेन लिपिड्स SER ही बनाती है। ठीक है। और कौन कौन से होते हैं? जैसे फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्टेरॉल, ये सारी सिंथेसिस SER ही करती है। ठीक। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट होता है मेजर प्रिकर्सर, जो कि अलग अलग टाइप के जो भी ये फॉस्फोलिपिड्स वगैरह होते हैं उनकी सिंथेसिस करने में मदद करता है। अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं जिनसे अलग अलग टाइप के फॉस्फोलिपिड्स बनते हैं। और वो सारे अलग अलग टाइप के फॉस्फोलिपिड्स कहाँ बनते हैं? तो ये मेनली बनते हैं ER की मेम्ब्रेन के साइटोसॉलिक साइड। जैसे प्रोटीन में ग्लाइकोसाइलेशन के दौरान जो ओलिगोसेकेराइड जुड़ रहे थे, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही थी उनकी फॉर्मेशन? साइटोसॉलिक साइड पे। सिमिलरली यहाँ भी होता है साइटोसॉलिक, जैसे ये वाली साइड है, तो इसी साइटोसॉलिक साइड पे वो सारे फॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस होगी पहले, और फिर वो फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो मेम्ब्रेन लिपिड्स, मतलब मेम्ब्रेन लिपिड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, अंदर की साइड जाएंगे और वेसिकल्स की फॉर्म में जहां भी उनको भेजना है वहां पे भेज दिया जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, गोल्जी एपरेटस की मेम्ब्रेन, लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन, एंडोसोम्स की मेम्ब्रेन, इन सब की मेम्ब्रेन के मेम्ब्रेन लिपिड्स यही SER में ही बनते हैं। ठीक है।
और एक और चीज़ ज़रूर याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स जो होते हैं उनकी मेम्ब्रेन लिपिड्स की भी ज़रूरत होती है, और वो जनरली इम्पोर्ट ही करते हैं अपने प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, क्योंकि वो खुद से ये सारे लिपिड्स नहीं बना पाते हैं। ठीक है। और जो भी इंपोर्ट करने के लिए उन्हें कैरियर मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है फॉस्फोलिपिड्स को कैरी करने के लिए, उसका एक प्रोटीन का नाम होता है, उसे बोला जाता है फॉस्फोलिपिड एक्सचेंज प्रोटीन। एक्सचेंज प्रोटीन, ठीक है। इसकी ज़रूरत होती है जो मेम्ब्रेन लिपिड्स को मेम्ब्रेन के इधर से उधर ले जाने में, ट्रांसफ़र करने में फॉस्फोलिपिड्स की मदद करेगा। ठीक है। तो ये मैंने आपको लिपिड्स के बारे में बताया। अब एक लास्ट चीज़ है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ज़ीनोबायोटिक कंपाउंड्स, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। तो देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ज़ीनोबायोटिक्स। आपने सुना होगा ज़ीनोबायोटिक्स के बारे में। तो ऐसे कंपाउंड जिनको सेल को जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो उनकी डिटॉक्सिफिकेशन जो होती है वो भी एसईआर ही करती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करती है। एंड कौन सी जगह की एसईआर? हर एक ऑर्गन की एसईआर नहीं करती है, मेनली लिवर की करती है। तो हिपैटिक सेल्स बोला जाता है लिवर के सेल्स को। तो उसके सेल्स में काफ़ी ज़्यादा एसईआर होती है, और उसका मेन काम यही होता है कि जो भी ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं, जो भी हम लेते हैं, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करें। ठीक। और इसके लिए उनके पास एक स्पेशल एंजाइम होता है, उस स्पेशल एंजाइम को बोला जाता है साइटोक्रोम P450। साइटोक्रोम P450 होता है जो कि एसईआर के अंदर प्रेजेंट होता है, और यही एक ऐसा एंजाइम है जिसके अंदर बेसिकली बहुत सारे अलग अलग टाइप के मोनोऑक्सीजनेजेस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जो कि अलग अलग टाइप के जो भी ड्रग्स होंगी, ज़ीनोबायोटिक कंपाउंड्स होंगे, उन सबकी डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करेंगे। ठीक। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है। तो ये ज़रूर याद रखना, साइटोक्रोम P450 का नाम, ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, फ्री नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है। किसकी मेम्ब्रेन पे होगा? एससीआर की मेम्ब्रेन पे। ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है। आई होप कि आपको ये पूरी क्लास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली समझ आ गई हो। इसके आगे आने वाली क्लास में हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो भी सिग्नल पेप्टाइड हाइपोथेसिस है या फिर गोल्जी एपरेटस के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।